पिछले क्लास में हम लोग डबल सॉल्ट के बारे में पढ़े थे। अब आइए हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और उसके बाद मिक्स्ड सॉल्ट को डिस्कस करें। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पहचानने के लिए सबसे शॉर्ट तरीका है कि इसके फॉर्मूला में, मोलेकुलर फॉर्मूला में इस ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आप देखिए किताब से। जैसे देखिए Na2FeCN5NO, जैसे CONH3 5Cl Cl2, जैसे K4FeCN6, जैसे K3FeCN6। तो बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल मोलेकुलर फॉर्मूला में अगर होगा तो वह निश्चित रूप से कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा। अब इसमें थोड़ा बहुत पहले समझ लीजिए किसको क्या कहते हैं, उसके बाद इसका डिफिनीशन। ये जो हिस्सा है या इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इस हिस्से को कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मेटल एटम है उसको कहेंगे सेंट्रल मेटल। अब ये एटम हो सकता है या कैटायन के फॉर्म में हो सकता है, और इसके साथ जो जुड़ा हुआ है इसको कहेंगे लिगैंड्स। लिगैंड्स जैसे यहाँ क्या हो गया, ये हो गया सेंट्रल मेटल। अगर यहाँ चार्ज निकालें तो यह प्लस, इसका चार्ज आएगा +3, इसलिए ये हो गया सेंट्रल मेटल कैटायन। ये दोनों हो गया लिगैंड। तो एक से ज़्यादा तरह का लिगैंड भी हो सकता है, एक ही लिगैंड भी हो सकता है। अब इससे बाहर का हिस्सा आयोनाइजेशन स्फीयर, इसके बाहर के हिस्से को क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, वैसा सॉल्ट जिसमें कैटायन या एनायन या दोनों कॉम्प्लेक्स हो, ऐसा सॉल्ट जिसका कैटायन या एनायन या दोनों कॉम्प्लेक्स हो। अब कॉम्प्लेक्स कहने से क्या मतलब हुआ, ये हम लोग आगे देख रहे हैं। कॉम्प्लेक्स आयन बना होता है किससे, सेंट्रल मेटल एटम या कैटायन और लिगैंड से। Complex salt is a salt having complex cation or complex anion or both complexes। कैटायन एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स हो, एनायन कॉम्प्लेक्स या कैटायन कॉम्प्लेक्स या दोनों कॉम्प्लेक्स हो। अब कॉम्प्लेक्स आयन होता किससे है बना हुआ, कॉम्प्लेक्स आयन बना होता है सेंट्रल मेटल
एटम या सेंट्रल मेटल केटायन, प्लस इसके साथ क्या जुड़ा रहता है, लिगैंड्स, लिगैंड या लिगैंड्स। लिगैंड्स को कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, डोनर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन क्यों कह रहे हैं, तो आयनिक कंपाउंड को जब हम लोग पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वह सिंपल आयनों में, केटायन और एनायन में सेपरेट कर जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या होता है, वह सिंपल आयनों में नहीं टूटता है। कौन सा हिस्सा सिंपल आयन में नहीं टूटता है, तो जो कॉम्प्लेक्स आयन का हिस्सा है वो सिंप्लीफाइड नहीं होता है इवन इन सॉल्यूशन। complex ions are not separated into ions, even into simple ions, सिंपल आयंस में नहीं बदलता है इवन इन सॉल्यूशन, दैट इज रिमेन एज कॉम्प्लेक्स आयन, और कॉम्प्लेक्स आयन दैट इज सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम और उसके साथ जुड़ा हुआ लिगैंड्स अलग अलग नहीं होते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे K4FeCN6, ये हो गया आयनाइजेशन स्फीयर में, ये सिंपल आयन में सेपरेट करेगा। ये हिस्सा हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर सॉल्यूशन में K+ और FeCN6 साथ में ही रह जाता है। ये क्या है, सेंट्रल मेटल, यहाँ पर चार्ज है आयरन पर +2, इसलिए सेंट्रल मेटल केटायन हो गया, और ये हो गया लिगैंड। तो लिगैंड और सेंट्रल मेटल केटायन या सेंट्रल मेटल एटम सेपरेट नहीं होते हैं। जो आयनाइजेशन स्फीयर का हिस्सा है वो आयन में बदल जाता है, सिंपल आयन में बदल जाता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो हिस्सा है वहाँ से सेंट्रल मेटल एटम या केटायन और लिगैंड सेपरेट नहीं होते हैं सॉल्यूशन में भी। अब इसके नेमिंग वगैरह आपको 12th क्लास के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ने होंगे। अब आइए मिक्स्ड साल्ट। मिक्स्ड साल्ट का मीनिंग क्या हुआ? Mixed salt is a salt having पहला 1 cation and 2 or more different anions, or 1 anion and 2 or more
डिफरेंट केटायंस, यहाँ डिफरेंट एनायंस, यहाँ डिफरेंट केटायंस। अब जैसे समझिए इसको कैसे बन सकता है। जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड, यहाँ 2 OH ग्रुप, अगर HCl से रिएक्शन कराएं तो क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड प्लस 2H2O। तो अब ये क्या हो गया, नॉर्मल सॉल्ट। लेकिन अगर हम यहाँ इस तरह से लें तो क्या होगा, एक OH रिमेनिंग हो गया, तो ये क्या हो गया, बेस सॉल्ट। अब अगर हम लोग इसको यहाँ से आइसोलेट करें और HBr से रिएक्शन करा दें तो क्या हो जाएगा, ZnBrCl। क्या हो गया, जिंक प्लस प्लस 1 केटायन, डिफरेंट एनायंस। जैसे आप ब्लीचिंग पाउडर देखते हैं CaOClCl, अक्सर लोग इसको CaOCl2 लिख देते हैं और यहीं से भ्रम होता है कि इसका क्या नाम होगा। ये हो गया हाइपोक्लोराइट आयन, ये हो गया क्लोराइड आयन। तो एक कैल्शियम आयन, उसके साथ ClO माइनस भी और Cl माइनस भी, तो 2 डिफरेंट एनायन। जैसे ये हो गया ऑक्जेलिक एसिड से बना, यहाँ एक एनायन ऑक्जेलेट आयन और 2 डिफरेंट केटायन, 2 डिफरेंट केटायन। ऐसे सॉल्ट को हम लोग कहेंगे मिक्स्ड सॉल्ट। इसको लेमन भाषा में समझिए। मान लीजिए आप अभी घर में हैं और आपकी माँ ने पूछा सुबह या शाम के वक्त कि भूख लगी है, नाश्ता बना दें। आप बोले कि हाँ, तो आपके लिए माँ ने सपोज कीजिए रोटी बनाई। उनको अंदाज है कि आप नाश्ते में 4 रोटी खाएंगे कि 5 रोटी खाएंगे, तो आप के लिए मान लें आपका खाने का इच्छा या भूख है 4 रोटी का, 4 रोटी का माने 1 रोटी दिया, फिर दूसरी रोटी, मतलब ये फर्स्ट रोटी, सेकंड रोटी। और मान लीजिए उनके मन में ये आ गया कि थोड़ा चेंज कर देते हैं। जो लोग घर से बाहर रहते हैं और छुट्टी में घर में गए हैं, तो माँ का स्वाभाविक रहेगा कि बच्चा अपने से बना के खाता है, तो वहाँ तो रोटी खा ही लेता होगा, चलो थोड़ा चेंज कर देते हैं। चाहे कैसे भी परिवार का हो, जब वो छात्र जीवन में होता है तो जब खुद बना के खाना होता है तो सिंपल ही बनाता है, और अगर मेस में खाना होता है तो वहाँ जो मिल गया वही खाना पड़ता है। अब तीसरे दफ़े रोटी नहीं आकर के पराठा, घी के पराठा, और चौथा भी पराठा, घी का पराठा मिल गया आपको। अब आपकी जो बैलेंसी, मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, खाने की कैपेसिटी 4 रोटी की थी, अब उसमें आधा पूरा हुआ किससे, रोटी से, और आधा पूरा हुआ पराठा से। तो ये हो गया आपका मिक्स नाश्ता, क्योंकि आपकी भूख
मिट्टी किससे? रोटी और पराठा के मिश्रण से। अब ये यहाँ पर जैसे वाले आप 4 रोटी खाते थे तो ऑप्शन हो सकता है 1 रोटी 3 पराठा, 2 रोटी 2 पराठा, 1 रोटी 3 पराठा। अब हो सकता है कि 3 रोटी और 1 पराठा। इन तीनों कंडीशन में आपका जो नाश्ता हुआ वो मिक्स्ड हुआ। अब इसी तरह से आपने देखा कि ZnOH होल 2 प्लस 2 HCl चाहिए था, लेकिन आपने 1 HCl लिया, 1 OH रह गया। अब 1 OH को हटा के Cl आया और फिर आपने एक बार HBr से रिएक्शन कर दिया तो क्या हो गया? वहाँ पर Br माइनस आ गया। तो इस तरह से डिफरेंट एनायन आया। तो सेम केटायन बट डिफरेंट एनायंस और सेम एनायन एंड डिफरेंट केटायंस के बने सॉल्ट को हम लोग कहेंगे मिक्स्ड सॉल्ट। अब आइए हम लोग इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे नॉर्मल सॉल्ट का और डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का। इक्विवेलेंट मास ऑफ ए नॉर्मल सॉल्ट बराबर होगा मोलिकुलर मास पूरे सॉल्ट का, मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन केटायन और एनायन। टोटल नंबर ऑफ चार्ज केटायन और एनायन पर बराबर होगा। तो यहाँ कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन केटायन और एनायन। अब जैसे इक्विवेलेंट मास निकालना है CaCO3 तो 40 प्लस 12 प्लस 16 गुना 3 डिवाइडेड बाई 2, 100 डिवाइडेड बाई 2, 50। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कैल्शियम पर 2 प्लस चार्ज है और कार्बोनिक आयन पर 2 माइनस चार्ज है। मान लीजिए इक्विवेलेंट मास हमको निकालना है K2SO4 क्या हो जाएगा 39 इंटू 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 गुने 4। अब पोटासियम पर चार्ज कितना होता है +1, लेकिन यहाँ 2 से गुना है इसलिए टोटल नंबर ऑफ चार्ज हो गया 2। सल्फेट से भी देखें तो क्या हो गया, इस पर -2 चार्ज हो गया, नंबर हो गया 2। अगर हम लोग Al2SO4 होल 3 27 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय। अब देखिए Al पर कितना चार्ज है +3, कितना बार है 2 बार, तो नंबर ऑफ चार्ज कितना हो गया 6। और सल्फेट पर कितना चार्ज है 2 माइनस, कितना बार है 3, तो क्या हो गया 2 गुना 3, यहाँ 3 गुना 2 6, नंबर ऑफ चार्ज 6, यहाँ पर 2 गुना 3 6। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज केटायन और एनायन पर निश्चित रूप से बराबर होगा किसी भी सॉल्ट में। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे हम लोग डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का। जरा यहाँ थोड़ा सा चेंज है, जो बाकी स्पीसीज का हम लोग जैसे निकाले थे उससे थोड़ा डिफरेंट है। इक्विवेलेंट मास ऑफ ए
डबल सॉल्ट, किसी डबल सॉल्ट का या एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, किसी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास इज डिटरमिन्ड सेपरेटली, निर्धारित करते हैं हम लोग, कैलकुलेट करते हैं सेपरेटली, अलग अलग। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू ईच आयनिक कंपोनेंट प्रेजेंट इन इट, प्रत्येक आयनिक कंपोनेंट जो उस डबल सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में उपस्थित है, प्रेजेंट है, उसमें सभी आयनिक कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में अलग अलग हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सेपरेटली विथ रिस्पेक्ट टू ईच आयनिक कंपोनेंट प्रेजेंट इन इट, उस डबल सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जितने आयनिक कंपोनेंट प्रेजेंट है सबों के रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंट मास अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। आइए, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू एन आयनिक कंपोनेंट, किसी पर्टिकुलर आयनिक कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? मोलेकुलर मास पूरे का लेंगे, मोलेकुलर मास पूरे का, मोलेकुलर मास ऑफ डबल सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, उसको डिवाइड किससे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन द आयनिक कंपोनेंट या पार्ट। मोलेकुलर मास लेंगे किसका? पूरे सॉल्ट का, पूरे डबल सॉल्ट का या पूरे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का, लेकिन उसको डिवाइड करेंगे किससे? टोटल नंबर ऑफ चार्ज किस पर? जिस आयनिक कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे हैं। अब आइए दो एग्जाम्पल से हम लोग इसको और ज़्यादा समझें। आपको क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट मास निकालना है पोटास एलम का। इक्विवेलेंट मास ऑफ K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O। मोलेकुलर मास तो चाहिए ही चाहिए। मोलेकुलर मास पहले इसका निकाल लें। 39 × 2 + 32 + 16 × 4 + 27 × 2 + 32 + 16 × 4 × 3 + 24 वाटर का जो 1 × 2 + 16 18, सबको सॉल्व करके जो मान आएगा हमने मान लिया x। अब यहाँ आयनिक कंपोनेंट कौन कौन है ये देखिए। आयनिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक है K+, दूसरा है Al+3 और तीसरा है SO4-। तो कुल मिलाकर के आयनिक कंपोनेंट हो गए 3। अब इन तीनों के रिस्पेक्ट में अलग अलग निकालना है। इक्विवेलेंट मास विथ रिस्पेक्ट टू K+। अब K पर +1 चार्ज है,
लेकिन ये 2 बार है, इसलिए टोटल चार्ज कितना हो गया 2, तो x डिवाइडेड बाई 2। अब इसी तरह से इक्विवेलेंट मास विथ रिस्पेक्ट टू Al प्लस 3, इस पर कितना चार्ज है 3, ये कितना बार है 2 बार, तो टोटल चार्ज हो गया 6। इक्विवेलेंट मास विथ रिस्पेक्ट टू सल्फेट आयन, x डिवाइडेड बाय, अब सल्फेट पर कितना चार्ज है 2, कितना बार है यहाँ देखिए 1 और यहाँ 3, 4 बार, 4 गुना 2 8, कैलकुलेट कर लेंगे इसको। अब अगला सवाल हम लोग ले रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का। अगला सवाल में इक्विवेलेंट मास निकालना है आपको दिए गए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जैसे K3FeCN होल 6। मोलेकुलर मास पहले कैलकुलेट कर लें। (39 × 2 + 56 × 1 प्लस कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14 गुना 6 बराबर वायुमंडल। आयंस प्रोड्यूस कौन कौन है अभी बताएं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कॉम्प्लेक्स आयन सिंपल आयन में नहीं विभक्त होगा। आयंस प्रोड्यूस्ड, अगर सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा K प्लस का 3 एंड FeCN होल 6 पर -3, तो 2 प्रकार के आयन बने। लेकिन देखना हम यहाँ ये नहीं लिख रहे हैं आयंस प्रोड्यूस, नहीं, आयनिक कंपोनेंट्स। अब यहाँ आयरन पर देखें कि चार्ज 0 है या कुछ चार्ज है। मान लें इसका चार्ज x, तो पोटासियम 2 8 8 1, तो +1 × 3 प्लस x प्लस -1 × 6, साइनाइड आयन का -1 याद रखना है बराबर 0, कितना आ जाएगा x बराबर +3। इसका मतलब आयरन पर चार्ज है। तो आयनिक कंपोनेंट्स कौन कौन हो गया K प्लस, Fe+3 और Cn-, कुल मिलाकर 3 आयनिक कंपोनेंट यहाँ हो गए। अब K प्लस के रिस्पेक्ट में निकालिए, मोलिकुलर मास हम लोग मान लिए y। अब K पर +1 चार्ज है और वो है कितना, चलिए यहाँ ठीक कर लीजिए 3, ये कितना बार है 3 बार है, तो y/3। अब आयरन पर कितना चार्ज है +3, तो आयरन कितना बार है 1 बार, y/3। अब साइनाइड आयन के रिस्पेक्ट में देखें, -1 चार्ज है, लेकिन ये कितना बार है 6 बार, y/6। इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट मास ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, एलिमेंट, आयन, एसिड, बेस, नॉर्मल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट निकालना समझ गए। लेकिन अभी तक हमने इक्विवेलेंट मास का डिफिनीशन नहीं डिस्कस किया, तो आइए इक्विवेलेंट मास को हम लोग डिफाइन करें। आप जगह जगह लिखा हुआ देखते हैं वेट, इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट, लेकिन आप शब्द रखिए, आगे के टॉपिक जो एटॉमिक मास का टॉपिक होगा, चैप्टर होगा, वहाँ हम आपको समझाएंगे कि वेट क्यों कह देता है लोग, लेकिन वास्तव में क्या है मास। इसलिए मोलिकुलर वेट नहीं, मोलिकुलर मास बोलिए, एटॉमिक वेट नहीं, एटॉमिक मास बोलिए, इक्विवेलेंट वेट नहीं, इक्विवेलेंट मास बोलिए।
तो इक्विवेलेंट मास को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास इज दैट पार्ट ऑफ इट, वह हिस्सा है which reacts completely, पूर्ण रूप से संयोग करता है या पूर्ण रूप से डिस्प्लेस करता है, दोनों। रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास 1/1 एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, और 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, वैलेंसी 2, इसलिए 8, और 35.5 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, वैलेंसी 1, इसलिए यहाँ पर भी वैलेंसी 1 है, किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए और क्लोरीन के लिए, तो इसलिए एटॉमिक मास के बराबर रह गया। यहाँ पर वैलेंसी 2 है, इसलिए एटॉमिक मास का आधा हो गया, मतलब यहाँ इक्विवेलेंट मास से है बाय मास। ये जो पार्ट है तो किसके टर्म में? मास के टर्म में। याद रखिएगा, इक्विवेलेंट मास हैज नो यूनिट। फिर से समझिए, इक्विवेलेंट मास की कोई इकाई नहीं होती है, इक्विवेलेंट मास की कोई इकाई नहीं होती है, समझ गए? और आप लोग जो AMU एटॉमिक मास यूनिट वगैरह लिखते हैं, अगले टॉपिक में हम डिस्कस करके आपको बताएंगे कि वो भी आप गलत लिखते हैं। तो इक्विवेलेंट मास हैज नो यूनिट, इक्विवेलेंट मास की कोई इकाई नहीं होती है। अगर हम इक्विवेलेंट मास को ग्राम में व्यक्त करेंगे तो क्या कहेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट मास। इफ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इट इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? इक्विवेलेंट मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इक्विवेलेंट मास को जब व्यक्त करते हैं ग्राम में, इट इज ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास। अब कोई पूछेगा यूनिट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास, यूनिट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास की क्या इकाई होगी? तो हम लोग कहेंगे ग्राम। तो इक्विवेलेंट मास को हम ग्राम में व्यक्त किए तो क्या कहलाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो आइए अब हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट को डिफाइन करें। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास of an element is that mass of it, किस इकाई में? ग्राम में, which reacts completely with 1 gram of hydrogen और 8 gram of oxygen और 35.5 gram of chlorine। ठीक है, अब याद रखिए, इक्विवेलेंट मास की कोई इकाई नहीं, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट मास की इकाई ग्राम। फिर से समझिए, हाइड्रोजन के केस में, क्लोरीन के केस में एटॉमिक मास और इक्विवेलेंट मास बराबर होता है क्योंकि वैलेंसी 1 है। ऑक्सीजन का केस में एटॉमिक मास का हाफ हो गया, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। अब हम लोग जो अभी डिफिनीशन पढ़े ग्राम इक्विवेलेंट मास का, उसको हम लोग एक्सप्लेन करें किसी एग्जाम्पल से। ऐसे हम तीनों पर आपको डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी निकालेंगे,
क्लोरीन के रिस्पेक्ट में भी निकालेंगे और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी निकालेंगे और देखेंगे कि हर बार रिजल्ट सेम ही आया। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम का निकालना है, तो मैग्नीशियम का हाइड्रोजन से रिएक्शन मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाया, तो ये 24 ग्राम, ये 2 ग्राम, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स कंप्लीटली पूर्ण रूप से प्रतिक्रिया करता है विथ 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। इसलिए 1 ग्राम हाइड्रोजन किससे रिएक्शन करेगा? 24 डिवाइडेड बाई 2, 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। इसलिए इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम, इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम क्या कहेंगे? 12। और ग्राम इक्विवेलेंट मास कहेंगे, चलिए यहाँ ग्राम में निकाले हैं तो पहले ग्राम इक्विवेलेंट मास ही कह दीजिए, 12 ग्राम। कोई कहेगा इक्विवेलेंट मास कितना हुआ? इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम कहेंगे 12 ग्राम, हटा देंगे। चलिए इसी तरह से हम लोग देखिए क्लोरीन के रिस्पेक्ट में Mg+Cl2 MgCl2 71 ग्राम, तो 71 ग्राम क्लोरीन किससे रिएक्ट कर रहा है? 24 ग्राम मैग्नीशियम से। निकालना है कितना? 35.5 ग्राम पर, तो 24/71 इंटू 35.5, 2 क्या हो जाएगा? 12 ग्राम। इसलिए ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम कितना हो गया? 12 ग्राम। इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम कितना आया? 12। अब इसी तरह से ऑक्सीजन स्केल पर भी निकाल लें, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी निकाल लें, रिजल्ट तीनों में सेम आएगा। अब आइए ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बैलेंस किए, 32 ग्राम, 2 mg, 2 गुना 24, 48 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है किससे? 48 ग्राम मैग्नीशियम। तो इसलिए 8 ग्राम कितना से रिएक्शन करेगा? 48/32 इंटू 8, कट कीजिए 4, फिर 12। इसलिए ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम 12 ग्राम, इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम 12। मतलब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में या ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में या क्लोरीन के रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंट मास जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। अब इसके बाद आप देखेंगे एक बात गौर करके कि हम लोगों ने इक्विवेलेंट मास किस किस के रिस्पेक्ट में निकाला या डिफाइन किया। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, ये तीनों गैसियस हैं और आप जानते हैं कि 1 मोल कोई भी गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। अब इस कंसेप्ट के आधार पर हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट मास को वॉल्यूम के टर्म में बदलेंगे और उसको कहेंगे वॉल्यूम इक्विवेलेंट, जिसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।